हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं गठिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गठिया। यानी कि गठिया की समस्या बूढ़े लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि आपके दादा दादी घर में होंगे तो उनमें क्या होता है कि नाना नानी के घर में क्या होता है कि उनमें ज़्यादातर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब अर्थराइटिस क्या होता है, तो अर्थराइटिस दोस्तों ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जो अर्थराइटिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे पहले अर्थो, ठीक है, अर्थो, और आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन। हाँ, मैं जान रहा हूँ अभी भी आपको अर्थों समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी कि आपको अर्थों का मतलब हड्डी समझ में आ रही है या बोन समझ में आ रहा होगा। तो नहीं, अर्थों का मतलब होता है जॉइंट्स। ठीक है, अर्थों का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी कि जो हमारी जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है ये एक बोन को भी इफेक्ट कर सकती है, यानी कि हमारे एक जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है, या हमारे सेवरल जॉइंट्स को। यानी कि जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में कि इस जॉइंट को भी इफेक्ट कर सकती है अर्थराइटिस, इस जॉइंट को भी इफेक्ट कर सकती है, या मल्टीपल जॉइंट्स यानी कि सारे जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम एक से ज़्यादा जॉइंट्स में देखने को मिलता है, मतलब कि एक से ज़्यादा हमारे जो बोन के जॉइंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों, हम तो इतना समझ गए कि अर्थराइटिस क्या होता है, यानी कि हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन। बट बहुत सारे दोस्तों को मेरे नहीं पता है कि जॉइंट्स क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन कैसे होता है, मतलब कि जॉइंट्स भी क्या होता है और इन्फ्लामेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो कि बोन का होगा। ठीक है, बस आप डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये अपर बोन है। ठीक है, और ये लोअर बोन है, बस आप समझिएगा। ठीक है, और ये बोन टेंडन के दो सॉरी लिगामेंट्स के द्वारा एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है, हमारे बोन को लीक करता है, यानी कि लिंक करता है, हमारे दोनों बोन को ज्वाइंट करता है। ठीक है, अब बोन टू बोन ज्वाइंट होता है लिगामेंट के द्वारा, और बोन टू मसल ज्वाइंट होता है टेंडन के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है बोन और लिगामेंट क्या है, तो आप उसे रोमोइड अर्थराइटिस में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ भी डिस्कस करते हैं क्योंकि नर्सिंग सॉल्यूशन पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं, नए स्टूडेंट आते हैं, तो हम चाहते हैं नर्सिंग सॉल्यूशन ये चाहता है कि उनको भी ब्रीफ नॉलेज हो। तो ठीक है, क्या होता है कि जब बोन से दो बोन, मतलब एक बोन से दूसरा बोन ज्वाइंट होता है तो वो लिगामेंट के द्वारा होता है। ठीक है, ज्वाइंट होता है। अब उसके अंदर क्या मिलता है हमें देखने को, जॉइंट्स के अंदर, मतलब कि दोनों जॉइंट्स एक कैप्सूल के अंदर इनक्लोज रहते हैं, यानी कि बंद रहते हैं। किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर क्या रहते हैं, इनक्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, अब दोनों जॉइंट्स के जो एंडिंग पोर्शन होते हैं, जैसे ये और ये क्या रहते हैं कि बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और इस जॉइंट्स के अंदर ना, इस कैप्सूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि एक चीज़ को क्लोज करके रखता है। अब किस चीज़ को, तो देखिए, फिर अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, मैं पिंक ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन आप सभी को पता होगा। आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, बीएससी नर्सिंग या जीएनए में, मेडिकल फील्ड में किसी में भी है, आपने फर्स्ट ईयर में जरूर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा होगा। तो उसमें क्या होती है कि एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती थी जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड, मैं रेड से ले रहा हूँ। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बस एक लिख देता हूँ, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और दोनों बोन के एंडिंग पार्ट पे एक और चीज़ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बताइए, तब तक मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वो क्या रहता है। ठीक है, मैं कोई और कलर लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या रहता है आप जल्दी बताइए। ठीक है, ये होता है कार्टिलेज। ठीक है, अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक बोन ही का टाइप होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि हमारे कान, जो हमारी कान होती है, पिन्ना होती है, अब वहाँ पे भी आपके कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो कान होते हैं, जो हमारे ईयर्स होते हैं, जो हमारी नोज़ होते हैं, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नोज़ के आखिरी वाले हिस्से को, यानी कि एज को देखेंगे, तो वहाँ भी आपके क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है कि जो हमारी बोन होती है, कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, जो ये कार्टिलेज है इसका फंक्शन क्या है कि ये दोनों बोन को फ्रिक्शन होने से बचाता है। यानी कि जब एक बोन दूसरे बोन से मिलते हैं, जब हम चलते हैं, मोशन करते हैं, जब हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो क्या करते हैं कि ये दोनों बोन एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, टच होते हैं, सटते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक घर्षण, यानी कि इनमें एक क्या कह सकते हैं कि एक फ्रिक्शन डेवलप्ड होता है। ठीक है, फ्रिक्शन डेवलप्ड होता है, घर्षण डेवलप्ड होता है। तो उस घर्षण से, उस फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, यानी कि एक बोन ही टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जो कि हमारे बोन को स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करता है, यानी कि एक बोन को ऐसे,
ठीक है, ये फर्स्ट बोन है, ये हमारी सेकेंड बोन है। अब ये कार्टिलेज है। अब ये क्या करेगा, बोन को स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों बोन की एंडिंग इसी पे फिक्स है, यानी कि ज्वाइंट है, तो हमारी बोन को एक स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे फिंगर कैसे सीधे रहते हैं, ठीक है, तो हमारी बोन को स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करवाता है। तो उसी तरह अगर कभी आपके मतलब कि किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर आपकी कार्टिलेज डैमेज होती है तो बोन में डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि हमें रिमोटॉइड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस के जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, डिफॉर्मिटीज़, मतलब कि उसकी जो बोन के स्ट्रक्चर होती हैं उसमें हमें स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलती है, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। बस मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि क्या होता है अगर कार्टिलेज डैमेज होता है, हमारे जो भी बोन का कार्टिलेज अगर डैमेज होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आप तो ये समझ गए कि हमारे जॉइंट्स का होता है, और ये पूरे चीज़ को क्या बोलते हैं, हम जॉइंट्स बोलते हैं। मतलब ये जितने भी मैंने अभी ड्रॉ किया इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, मतलब कि जो हमारी कैप्सूल के अंदर इंक्लोज जितनी भी चीज़ें रहती हैं। अब कैप्सूल के अंदर इंक्लोज क्या क्या रहती है, तो रेड ही लेना पड़ेगा ना मुझे, रुकिए मैं ब्लैक ले ले रहा हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सबसे पहले तो हमारा प्रेजेंट रहता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है हमारे कैप्सूल के अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा ये साइनोवियल फ्लूइड और साथ ही साथ हमारा कार्टिलेज। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। अब ये किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या किसी भी एटियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसके जो अर्थराइटिस के टाइप्स हैं उसमें भी किसी कॉजेज की वजह से, यानी कि हर अर्थराइटिस के टाइप्स में अलग अलग कॉजेज होते हैं, अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से क्या होता है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि हम उसके टाइप्स में नीचे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी एटियोलॉजिकल या रिस्क फैक्टर या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यानी कि हमारे जो जॉइंट्स होती हैं, दोनों बोन जहाँ पे मिलते हैं, जंक्शन होते हैं, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि अर्थराइटिस क्या है। तो फिर से मैं अपना फेवरेट कलर रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो अर्थराइटिस एक बोन में इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, जिसके अंदर हमको क्या मिलेगा, अगर इन्फ्लामेशन है तो जाहिर सी बात है क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग, टेंडरनेस, यानी कि वो एरिया जो होगी वो सूज जाएगी, वो एक तरह से। अब जैसे कैसे होता है कि आपको अगर आपके कोई एक गाल में मार दे तो आपको पूरा गाल ऐसे सूज जाता है, या आपको कभी चोट लग जाए, आपकी बाइक एक्सीडेंट हो जाए, या कभी आपको ऐसे वॉल से चोट लग जाए, आपके नी में या आपके एंकल में, आपके फुट में चोट लग जाए, तो वहाँ सूज जाती है एरिया, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, टेंडरनेस देखने को मिली। और साथ ही साथ ये एक से दूसरे ज्वाइंट, यानी कि एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट को भी इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक ज्वाइंट इफेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा ज्वाइंट भी, मतलब कि दूसरा ज्वाइंट भी इफेक्ट रहेगा, मतलब कि ये नहीं है कि एक ही ज्वाइंट इफेक्ट रहेगा, दोनों ज्वाइंट भी इफेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल ज्वाइंट्स को भी इफेक्ट कर सकता है अर्थराइटिस की कंडीशन। ठीक है, इसके मेनली सिम्टम्स क्या है, ज्वाइंट में पेन रहना, स्टिफनेस, यानी कि अकड़न टाइप की, अगर आप जब भी बहुत लंबे समय तक बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे तो आपको क्या होगा, स्टिफनेस जैसा लगेगा, आपको बहुत कड़कड़ की आवाज़ आएगी, जैसे कि आपके दादा दादी लोग या जो भी आपके नाना नानी होंगे, बूढ़े लोग होंगे, तो इनमें क्या हो, अगर वो बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठ जाते हैं, प्रोलॉन्ग अगर बैठे रहते हैं सिटिंग पोजीशन में, या लेटे रहते हैं, या मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, और वो अचानक से सडन उठते हैं, या मतलब बहुत देर बाद अगर ऐसे खड़े होते हैं, तो क्या होता है कि उनके हड्डी में कड़ से आवाज़ आती है। ठीक है, कड़ टाइप की आवाज़ आती है, क्योंकि उसमें कार्टिलेज का डिसफंक्शन हो गया, यानी कि डिफॉर्मिटीज़ हो गई है, मतलब कि जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो चुके हैं। और कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा तो दोनों बोन फ्रिक्शन करेंगे, एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी को हम कड़कड़ की आवाज़ बोलते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस होगा। और साथ ही साथ जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो एज के साथ साथ ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि अगर 50 प्लस एज है, 45 प्लस एज है, जैसे कि फीमेल में ज़्यादातर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम फीमेल में देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें हार्मोन की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेनोपॉज, मार्क, ऐसे बहुत सारे प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन की इम्बैलेंस होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि हार्मोन बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्लैक्चुएट करने लगता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये एज, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 प्लस एज होगा, 45 प्लस एज होगा, एवब होगा, उसमें क्या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और आज की डेट में दोस्तों अर्थराइटिस का डिसीज़ बहुत मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये पीपुल, ओल्डर पीपुल, यानी कि 50 प्लस या 50 to 45 प्लस लोगों में क्या देखने को मिलती है, आजकल कॉमन हो गया दोस्तों। जैसे कि आपके घर में भी कोई थायराइड का पेशेंट होगा, जरूर एक ना एक कोई थायराइड का पेशेंट होगा, तो उसी तरह अर्थराइटिस का भी पेशेंट जरूर होगा आपके रिलेटिव में, आपके ही घर में, क्या पता ऐसे थायराइड, क्योंकि मोस्ट मतलब एक कॉमन हो चुका है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर एक घर में कॉमन हो चुका, मेरे घर में भी है। ठीक है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हर एक घर में देखने को आपको मिलता है, मेरे रिलेटिव में भी है, मेरे घर खुद ही है, मेरी मदर को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारा अर्थराइटिस की कंडीशन देखने को डेवलप्ड हो जाता है। साथ ही साथ जो अर्थराइटिस की कंडीशन है उसमें बहुत सारे मल्टीपल ज्वाइंट्स इफेक्ट होते हैं। अब जैसे कौन कौन से ज्वाइंट्स इफेक्ट होंगे, तो जो हमारे हैंड्स होंगे, व्रिस्ट होंगे, जो हमारी कलाई होगी, वहाँ पे भी आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नी, जो हमारी नी होगी, हिप्स होगी, ठीक है, हमारी
फिट होंगे, हमारे एंकल होंगे, हमारे शोल्डर होंगे और साथ ही साथ हमारा बैक मतलब कि लोअर बैक यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, साथ ही साथ मेनली हमारा लंबर एरिया यानी कि जो हमारा सर्वाइकल थोरेक्स लंबर जो रीजन होता है, थोरेसिक ये जो लंबर का रीजन होता है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन होता है लंबर, उसमें भी हमको ज़्यादातर क्या देखने को मिलती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे जॉइंट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे इफेक्ट होता है किस चीज़ से, अर्थराइटिस से। तो आइए अब हम अर्थराइटिस को तो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस कहाँ होता है, बट अर्थराइटिस के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं जिसको हम एक वन बाई वन डिस्कस करते हैं। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि नर्सिंग सॉल्यूशन पर हर एक अर्थराइटिस के टाइप्स पे वीडियो आएगी, जिसमें से जो रिमोटिक अर्थराइटिस है उस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। जो इसका दूसरा टाइप है रोमोइड अर्थराइटिस, उस पर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल है। और साथ ही साथ जितने भी और भी टाइप्स इसके बचे हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या जितने भी अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे वो टाइप्स बचे हुए हैं, जिसको मैं जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन में अपलोड कर देंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ना आपको कोई इसके लिए पे करना है ना कुछ करना है, बस आपको इतना करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड जोन में सब्सक्राइब करवाना है, हमारे वीडियो को मतलब कि ट्रांसफर करना है, शेयर करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी नर्सिंग रिलेटेड फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, जीएनएम फील्ड से बहुत अच्छी अच्छी लेक्चर लाऊंगा, वो भी हिंदी भाषा में, एक अच्छे लैंग्वेज में और नोट्स के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और लाइफ में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ तो लेते हैं अच्छा कंटेंट यूट्यूब से, या बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं आजकल तो मेडिकल फील्ड के लिए, तो पढ़ तो लेते हैं बट हमें एक प्रॉपर नोट्स नहीं मिलता, एक अपने हिंदी लैंग्वेज में जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें वैसा नोट्स नहीं मिलता। बट नर्सिंग सॉल्यूशन क्या देता है, आपको ऐसा नोट्स देता है। इन द लेक्चरिंग में मैं आपको उस नोट्स को समझाता हूँ कि आप अगर वो खुद से ही पढ़े तो आपको एक बार में क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने हमारा एक बार लेक्चर ले लिया और अगर आपने खुद से भी पढ़ लिया तो आपके ये पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे किसी भी टॉपिक पे, अगर आप वो वीडियो स्टडी कर रहे हो। तो आइए हम अपने टॉपिक पे फिर से बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, जिसमें से ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर अर्थराइटिस से कोई मतलब कि सबसे ज़्यादा इसके अगर कोई टाइप्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं तो वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं अर्थराइटिस में। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जॉइंट्स होते हैं, मतलब सब में तो अर्थराइटिस में जॉइंट्स ही इफेक्ट होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो इसके जॉइंट्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि डीनेचुरेशन होता है, यानी कि जो डिफॉर्मिटीज होता है, जो आपकी जॉइंट्स होते हैं ना, जो आपकी जॉइंट्स होते हैं उसको सेड होने लगती है। देखिए हम इसके डिफिनेशन में मतलब कि अभी तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, मतलब ओवरव्यू ले रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं। बट आने वाले लेक्चर में जैसे कि हम अगर एक पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे तो हम उसमें पूरा तरह से डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज, इसके रिस्क फैक्टर, इसके इतने डिफिनेशन, इसके एक डायग्राम को भी, इसके एक पिक्चर को भी हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। बस ये एक ओवरव्यू है क्योंकि हमने अर्थराइटिस पढ़े तो उसके टाइप्स को भी देखना जरूरी है। मैं चाहता तो इसके सिर्फ नाम बोल देता, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको इसके बारे में नॉलेज भी हो जाए क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो क्या होता है, डीजनरेशन होता है इसमें। जो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि देखिए क्या होता है, ये अपर बोन होता है और ये लोअर बोन होता है, ठीक है। आप डायग्राम पे मत जाइएगा क्योंकि मैं क्लियर ही कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें डिजनरेशन होने लगता है, इसका डिफॉर्मिटीज यानी कि ये शेड होने लगता है, ये जो बोन है ये धीरे धीरे शेड होने लगेगा, यानी कि देखिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा यहाँ से शेड हो गया, इतना हिस्सा शेड हो गया, मतलब कि धीरे धीरे बोन को हमारे डिस्ट्रक्ट करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे कोलेजन होते हैं, जो हमारे बोन को, दोनों बोन को सेपरेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन से डेवलप करते हैं, उसकी भी लाइनिंग को ये धीरे धीरे सेट करने लगेगा। ओवर टाइम धीरे धीरे हमारी जो बोन होगी वो एक दूसरे से अगेंस्ट रब करेंगी, लड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारी बोन में इफेक्ट होने लगेगा। जो हमारी जॉइंट्स है, जो हमारी बोन की जॉइंट्स है वो इफेक्ट होने लगेगा। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है दोस्तों, ये ज़्यादातर एज होते होते देखने को मिलती है। इसकी सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेस है, अगर आपके 50 प्लस एज है, अगर आपके घर में कोई भी 50 प्लस एज है या कोई पेशेंट है तो उसका अगर 50 प्लस एज है तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की चांसेस होने को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके सबसे ज़्यादा कॉजेस इसको इसीलिए मिलते हैं क्योंकि ये एजिंग के साथ होती है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, जैसे जैसे अगर आपकी उम्र होगी तो ये बोन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कौन सी बोन की प्रॉब्लम, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की वजह से, यानी कि ये हमारा एक टाइप का जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हमने तो अच्छे से डिस्कस किया नर्सिंग सॉल्यूशन पे, बट अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा सा समझिए, लेकिन बाद में आप उस लेक्चर को जरूर डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे हमने अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पर अच्छे से वीडियो डाला है। तो क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या है, एक टाइप का टाइप है जिसके अंदर हमारा इम्यूनिटी हमारे ही टिश्यू पे, यानी कि हमारी ही बोन की टिश्यू, यानी कि जो हमारी बोन होती है वो टिश्यू से मिलकर होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सेल से बनता है टिश्यू,
और टिश्यू से ऑर्गन। तो ज्वाइंट्स क्या है, एक ऑर्गन ही है, ठीक है। तो हमारे टिश्यू को, हमारे सेल्स को डैमेज करेगी। जितने भी ज्वाइंट्स के जो टिश्यू रहेंगे, सेल्स रहेंगे, वो ज्वाइंट डैमेज करेंगे। और दोनों साइड्स के ज्वाइंट्स, जैसे कि ये पहला बोन का साइड से और ये दूसरा बोन का साइड से, ये दोनों साइड्स को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है, एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन की वजह से। यानी कि इसको क्या मान लिया जाएगा, एंटीजन। हमारी इम्यूनिटी के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको एंटीजन मान लिया जाएगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। और जब एंटीबॉडी एंटीजन का प्रोडक्शन मतलब कि होने लगेगा, तो क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स फिर क्या करेगा, रिएक्शन। और अगर रिएक्शन करेगा तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन देखने को, इन्फ्लाम मिलेगा, वो एरिया सूजा हुआ मिलेगा, वहाँ फीवर रहेगी, वहाँ पे हीट रहेगी। जो जहाँ भी एरिया में, जिस भी एरिया में इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, वहाँ पे एरिया क्या हमको देखने को मिलती है, वहाँ की एरिया इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, तो वहाँ एरिया फीवर से होता है, हमें फीवर लगता है। क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द साइन है, इन्फ्लामेशन का मोस्ट ऑफ द साइन है वहाँ की स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, क्योंकि और फीवर, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लामेशन में फीवर की कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है दोस्तों। और साथ ही साथ जो इसके कॉजेज हैं, जो इसके मेन कॉज है, वो अननोन है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है। जैसे कि हमने रूमेटाइड अर्थराइटिस में डिस्कस किया, बट इसके कुछ और भी कॉजेज हैं, जैसे कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। तो इसके वो कुछ इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, यानी कि इस चीज़ को हो सकता है कि अगर उस चीज़ से भी, मतलब कि अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपकी धीरे धीरे एजिंग हो रही है या जेनेटिक्स कॉज की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से, क्या हो सकता है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, बट इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है दोस्तों। तो आइए अब हम अर्थराइटिस के तीसरे टाइप्स यानी कि जो गाउट्स है उसको डिस्कस करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा गाउट्स। तो आइए आज हम गाउट्स को डिस्कस करते हैं इस छोटे से एक इंट्रोडक्शन वीडियो में, और स्पेसिफिक वीडियो आएगी गाउट्स पे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। तो बस उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो गाउट्स के अंदर क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन है। देखिए, अर्थराइटिस के सारे कंडीशन में हमको इन्फ्लामेशन ही देखने को मिलेगा, बस इसके कॉजेज अननोन रहेंगे। जैसे कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये 50+ एज में देखने को मिलता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, तो ये ऑर्थोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको देखने को मिलेगा। बट और उसी तरह जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये क्या है, एंटीजन यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एजिंग के साथ मिलेगा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलेगा। और जैसे गाउट्स है, ये आपको क्यों देखने को मिलेगा, तो चलिए पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, ये इन्फ्लामेशन की एक कंडीशन है जिसके अंदर स्वेलिंग, पेन हमारे जॉइंट्स के अंदर। अब जॉइंट्स की डिजीज है तो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और इन्फ्लामेशन मिलेगा, ठीक है। तो गाउट्स में क्या होता है कि इसके अंदर जो यूरिक एसिड होता है, अब यूरिक एसिड क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो हम गाउट्स में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो प्यूरिन्स होता है, अब प्यूरिन्स क्या होता है, जो प्यूरिन्स होता है वो डीएनए का एक हिस्सा होता है, मतलब कि डीएनए का एक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। हमारी जो डीएनए होती है वो प्यूरिन्स और पायोरिन से मिलकर बनी होती है। जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, डीएनए का जब मेटाबॉलिज्म होता है। अब डीएनए का आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, अरे दोस्तों, जब आप वेजिटेबल खाते हो, फ्रूट खाते हो, तो उसका डाइजेशन होता है कि नहीं होता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म हुआ कि नहीं हुआ। अमीनो एसिड जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ ना, डाइजेशन हुआ ना, तो उसके अंदर क्या रहता है, सिर्फ इंसान के अंदर डीएनए रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे पेड़ पौधे, वो सब में डीएनए होते हैं दोस्तों, सब में डीएनए होते हैं, ठीक है। और वो सबके डीएनए सेम ही होते हैं, बस कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जो कि ह्यूमन को अलग करते हैं, एनिमल को अलग करते हैं, प्लांट को अलग करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी डीएनए होता है। तो उस डीएनए का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम एंड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो यूरिक एसिड। यानी कि जब डीएनए का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो प्यूरिन्स होता है, प्यूरिन्स एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए के एक कंपाउंड होता है जिससे डीएनए मिलकर बना होता है। प्यूरिन्स और पायरिन्स एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जिससे डीएनए मिलकर बना होता है। और जब डीएनए का मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेनली ये हमारे बॉडीज के द्वारा, यानी कि हमारे यूरिन से हमारे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, हमारे स्टूल से ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर दिया जाता है। साथ ही साथ सम पार्ट्स हमारे मतलब कि स्वेटिंग से भी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि इसका बिल्डिंग अप होता है, यानी बिल्ड अप होने लगता है, ये हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिट होने लगता है। और बॉडी के अंदर किस हिस्से में, तो हमारे जॉइंट्स के अंदर, मतलब कि जो इसके क्रिस्टल होते हैं, साफ क्रिस्टल। देखिए, जैसे कि मैं एक आपको डायग्राम ही के थ्रू समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, गाउट्स में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा दोनों जॉइंट्स है, ठीक है, और ये हमारा कैप्सूल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं। और अगर देखिए, अगर
इनक्लोज एक कैप्सूल है, ठीक है, ये इनक्लोज कैप्सूल होता है हमारे जॉइंट्स का। अब उसके अंदर ऑलरेडी हमारा बहुत सारा फ्लूइड एक्युमुलेट है, बहुत सारा हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, उसके अंदर अगर और आप कुछ डालें, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर और भी कुछ इकट्ठा होने लगे, जैसे कि यहाँ पे क्या इकट्ठा हो रहा है, यूरिक एसिड। अगर ऑलरेडी हमारे बॉडी में कहीं कोई चीज़ अगर फिक्स है और उसमें आप ज़्यादा ठूसें, यानी कि आप सपोज कीजिए कि आपके एक कमरे हैं, ठीक है, आपके एक कमरे में 100 आदमी घुस सकते हैं, आप ऑलरेडी 100 आदमी से ज़्यादा ठूस रहे हैं, ठीक है, 100 आदमी मैक्सिमम है जा सकते हैं, आप 100 आदमी से 200 आदमी आप डाल रहे हैं, उस एरिया को और कंजेस्टेड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। और उसी तरह जो हमारी एंकल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेवी क्या मिलेगा, स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा। और जो ये गाउट्स है ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है, अगर हम अब इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो गाउट्स की जो अटैक है दिन पर दिन बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर यूरिक एसिड अगर हमारा मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, यूरिक एसिड अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारे दिन पर दिन ये जो गाउट्स की प्रॉब्लम है वो दिन पर दिन बढ़ते मिलेगी, क्योंकि ये तो हमारे डिपॉजिट हो रहा है जो ज्वाइंट्स के, मतलब जितने भी हमारे बोन्स के ज्वाइंट्स वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, जैसे कि देखिए। और ये तो ज्वाइंट्स का एक सेपरेट है, इनक्लोज एरिया है, बट इसके अंदर अगर हम किसी चीज़ को ठेलते जाएँ, भरते जाएँ, तो ये क्या होगा, ये फूल जाएगा, ये ऐसे स्वेलिंग देखने को मिलेगा उस ज्वाइंट्स में। और आप देखे होंगे कि किसी किसी पेशेंट के घुटने में या उनके एंकल में, उनके जॉइंट्स में सूज जाता है, वहाँ पे एक गठिया, मतलब कि एक निकला उभरा स्ट्रक्चर, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उसी को हम गाउट्स कहते हैं। वो गाउट्स की प्रॉब्लम है जो कि अर्थराइटिस का एक टाइप है। क्या है, अर्थराइटिस का एक टाइप है जिसको हम गाउट्स कहते हैं। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि ये एक अर्थराइटिस का टाइप्स है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि एएस एक अर्थराइटिस का टाइप्स होता है, जिसके अंदर जो आपकी ज्वाइंट्स होती है, यानी कि स्पाइन, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड की ज्वाइंट्स होती है, जैसे कि ये हमारा स्पाइनल होता है, ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा स्पाइन है, ठीक है, ये हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है तो उसमें ज्वाइंट्स होता है बहुत सारे ऐसे ऐसे डिस्क शेप में हमारी मिलकर बनी होती है स्पाइन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है इसके जॉइंट्स में, जो इसकी जॉइंट्स होती है, जैसे ये जॉइंट्स, इसमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये डेवलप्ड होता है इन्फ्लामेशन की कंडीशन बिटवीन टू स्पाइन ज्वाइंट्स, जो स्पाइनल ज्वाइंट्स होती हैं, जो पेल्विक ज्वाइंट्स होती हैं, और खास करके ये जहाँ स्पाइन, जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और जो हमारा पेल्विक ज्वाइंट्स होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा स्पाइन है, ठीक है, और यहाँ जस्ट हमारी पेल्विक बोन है, और इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में क्या हमको देखने को मिलेगी, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। किसके अंदर, हमारी स्कोनोलियस स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। यहाँ हमें क्या मिलेगा, जहाँ पे एंड पार्ट ऑफ स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड का एंड पार्ट, और जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पार्ट होगा पेल्विक जॉइंट का, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आप एक ओवरव्यू लीजिए, ओवरव्यू। इसके बाद इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी जिसमें हमने अच्छे तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप में पेन देखने को मिलता है, आपसे हेवी वेट नहीं उठ पाता है, स्टिफनेस लगता है, जब आप ऐसे बैंड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अकड़न जैसा महसूस होता है, आपको स्टिफनेस लगता है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से बैंड नहीं कर पाते, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, और रैसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खुजली टाइप की रैसेस होने लगती है, जो कि हमें अर्थराइटिस के इस टाइप में देखने को मिलती है। अब हम अर्थराइटिस के कुछ और टाइप्स देखते हैं, जिसमें सोरियाटिक अर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो वर्ड है इसमें सोरियासिस, ठीक है। सोरियासिस क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी स्किन की लेयर होती है, उसमें थिकेस्ट पैच का, यानी कि एक्स्ट्रा सेल का डेवलप्ड हो जाना, जिसकी वजह से हमें सोरियाटिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अर्थराइटिस यानी कि हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि ये जो हमारी जॉइंट्स है, हमारी दोनों बोन की जॉइंट्स है, इसके कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, कार्टिलेज साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसको हम सोरियाटिक अर्थराइटिस में अच्छे से डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, हर एक चीज़ का ओवरव्यू ले रहे हैं, टाइप्स के इसके ओवरव्यू ले रहे हैं। हम यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ अर्थराइटिस करने आए हैं और उसके टाइप्स को बस हम ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अर्थराइटिस का ही एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारा जॉइंट्स इफेक्ट होता है। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन अराउंड द जॉइंट्स, जो हमारी जॉइंट्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब सोरियासिस के कॉजेस क्या होते हैं, इसके कॉजेस स्किन होते हैं, यानी कि ये हमारे क्या कॉज करता है, हमारे स्किन में इन्फ्लामेशन कॉज करता है ड्यू टू एक्स्ट्रा पैचेस का मतलब एक्युमुलेशन हो जाना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे जो सेल्स हैं ग्रोथ होने लगते हैं। ये ग्रोथ कहाँ से होता है, हमारी बॉडी के ही सेल्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा पैचेस बनते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारी बॉडी के ही होते हैं, कोई फॉरेन से नहीं है, हमारे बाहर से नहीं आते, फॉरेन बैक्टीरिया या कुछ ऐसा फॉरेन सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी के ही सेल बहुत ज़्यादा वो क्या होती है, मल्टीप्लाई करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, थिक पैचेस का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या रैशेस देखने को मिलता है, पैच का फॉर्मेशन हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, और ठीक हो जाता है, वो एरिया ठीक हो जाता है, और प्लैक का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वो हिस्सा, मतलब वो जो जहाँ पे भी ये
थिक एरिया हो गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ स्कारिंग का फॉर्मेशन हुआ है, उस एरिया को क्या कहते हैं, प्लैक कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी कहीं भी हो सकती है, यानी कि आपके फिंगर के नेल्स में, आपके टिक्स में, या कहीं भी ये चीज़ आपको इफेक्ट कर सकती है। और जो सोरियाटिक अर्थराइटिस है, ये आपके अर्थराइटिस यानी कि आपके जॉइंट्स में क्या होगा, प्लैक का फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कि थिकेस्ट लेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा, स्कार का फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल और एक मतलब कि बहुत ज़्यादा पेनफुल और इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप करता है, जो कि हमें अर्थराइटिस के टाइप्स के अंदर यानी कि सोरियाटिक अर्थराइटिस के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो आइए अब इसके हम दूसरे टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो कि है जुवेनाइल अर्थराइटिस, यानी कि ये जुवेनाइल का यानी कि बच्चों में इफेक्ट होने वाला अर्थराइटिस, जिसको हम JIA भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो कॉजेज होता है वो आइडियोपैथिक होता है, यानी कि अननोन होता है। जो इसका कॉजेज होता है वो अननोन होता है, जिसका कॉजेज हमको अभी तक पता नहीं चला है, इसका कॉजेज अननोन है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस के केसेस हैं जो कि बच्चों में इफेक्ट होती हैं। ये सबसे ज़्यादा देखिए फीमेल में, जो ह्यूमन बींग में, जो कि ओल्डर पर्सन में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमें ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी कि फर्स्ट वाली अर्थराइटिस देखने को, ऑस्टियो अर्थराइटिस ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसी तरह बच्चों में जुवेनाइल अर्थराइटिस यानी कि ये जो जुवेनाइल अर्थराइटिस का एक टाइप है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है, इसके अंदर भी हमारा इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जो जुवेनाइल अर्थराइटिस होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हमारा इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी को एक फॉरेन सब्सटेंस मान ले और उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, ठीक है। हमारी ही बॉडी के खिलाफ क्या मान ले, एंटीजन, हमारी बॉडी को क्या मान ली है, एंटीजन, ठीक है। और उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करी, एंटीबॉडी, और ये रिएक्शन होगा और इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन। तो ठीक है, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है और साइनोवियल पार्ट्स के जो हिस्से होते हैं जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, और कार्टिलेज, उसको क्या मान लेती है, एंटीजन, और उसमें क्या होने लगता है, एंटीबॉडी, उसके लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने लगता है, जो कि वहाँ पे रिएक्शन कॉज करता है, हमारे जॉइंट्स में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। और जितना भी है जो हमारी फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्युमुलेट होने लगती है। और साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिलता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहता है साइनोवियल फ्लूइड, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारे एंकल के एरिया है, जहाँ जितने भी ज्वाइंट्स के एरिया है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, पेन, और वहाँ ज्वाइंट्स में स्टिफनेस यानी कि बहुत ज़्यादा वो अकड़न जैसी महसूस होने लगती है, जो कि हमें जुवेनाइल अर्थराइटिस यानी कि सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है बच्चों में, और ये केस बच्चों में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो हमने दोस्तों डिस्कस किया अर्थराइटिस, ठीक है। सबसे पहले हमने अर्थराइटिस को देखा, एक डायग्राम के भी थ्रू देखा, डिफिनेशन भी देखा, और साथ ही साथ हमने इसके टाइप्स भी देखा अर्थराइटिस के। अब हम इसके कॉजेज को देखते हैं कि अर्थराइटिस के क्या क्या कॉजेज हैं। तो देखिए अर्थराइटिस के सबसे पहला कॉजेज तो अननोन है, ठीक है। इसके आइडियोपैथिक नेचर होते हैं, जो अर्थराइटिस के होते हैं वो आइडियोपैथिक होते हैं, इसके जो कॉजेज होते हैं वो अननोन होते हैं। उसको किस वजह से ये ट्रिगर हो रहा है, इसके कॉजेज किस वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब कि ये कॉजेज डेवलप्ड हो रहे हैं, वो तो अननोन है, ठीक है। बट कुछ अर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं जैसे कि ऑस्टियो अर्थराइटिस, इसके अंदर क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे हमने इसके डिफिनेशन में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया, जिसमें आपको कॉजेज में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, और साथ ही साथ इसके रिस्क फैक्टर में वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने डिफिनेशन में ही इस सबके डिफिनेशन, अर्थराइटिस के टाइप्स के डिफिनेशन में भी हमने इतने अच्छे तरह से क्लियर किया है कि आपको इसके कॉजेज में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है उसके साथ साथ आपके जॉइंट्स में ये इवेंट यानी कि प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी कार्टिलेज डैमेज होने लगती है और सेड होने लगती है, डिफॉर्मिटीज आने लगती है हमारे बोन में, ठीक है। उसी तरह जो गाउट्स होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। अब लेवल कहाँ बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड ही में बढ़ेगा, और ब्लड से ये कहाँ जाएगा, तो हमारे जॉइंट्स में ये डिपॉजिट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें गाउट्स की प्रॉब्लम यानी कि हमें गाउट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कुछ इम्यूनिटी की वजह से होता है, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, जैसे कि रूमोइड अर्थराइटिस, और साथ ही साथ हमारा जुवेनाइल अर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसमें हमारी ही बॉडी को क्या मान लिया जाता है, एंटीजन यानी कि फॉरेन सब्सटेंस, और उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस कर दी जाती है, एंटीबॉडी। और जिसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उसकी वजह से बाय मिस्टेकली हमारे ज्वाइंट्स को या हमारे जिस भी ऑर्गन में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है, जैसे कि हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस किया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ही बॉडी को एंटीजन मान लिया जाता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोजेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। तो आइए अब इसके हम रिस्क फैक्टर यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि यानी कि अर्थराइटिस के होने की संभावनाओं को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहला टबैको यानी कि स्मोकिंग या टबैको का यूज़ करना सबसे दोस्तों मेन रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। हम हमेशा बोलते हैं
कि अगर कोई रिस्क फैक्टर में किसी भी डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो रोमेटिक फीवर हो, ये अर्थराइटिस हो, कोई भी डिजीज़ हो, आपको टीबी हो, मतलब कि मेनिंजाइटिस हो, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लामेशन, कुछ भी हो, जितने भी आपको अभी डिजीज़ दिमाग में आ रहे हैं ना, वो जितनी भी डिजीज़ हो, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या रहता है? टबैको का। अगर आप टबैको का सेवन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या आपको हायर रिस्क हो जाता है किस चीज़ की? वो डिजीज़ होने की। अब यहाँ पे कौन सा हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं? तो अर्थराइटिस पढ़ रहे हैं, तो अर्थराइटिस की संभावना इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि ये हेरिडिटरी यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, जेनेटिक भी ये ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि बायोलॉजिकली क्या होता है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में या आपके दादा दादी में है तो आपके फादर को भी इफेक्ट कर सकता है, या समटाइम्स फिर फादर को छोड़ देता है, यानी कि गैप हो जाता है, वन जनरेशन में गैप हो जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए, देखिए ये वन जनरेशन में डिजीज था, ठीक है, अर्थराइटिस था, क्या हुआ कि ये सेकेंड जनरेशन में नहीं हुआ, खुद को इन्हेंस मतलब कि ये नहीं कर पाया, ठीक है, बट ये थर्ड जनरेशन में पॉसिबल हो गया, ठीक है। अगर आप हेरिडिटरी का ट्री बनाते होंगे, कभी आपको असाइनमेंट मिला होगा, किसी हेल्थ पे असाइनमेंट मिला होगा तो आपने बनाया होगा, तो आप देखते होंगे कभी कभी भी क्या होता है, कोई डिजीज अपने नेक्स्ट जनरेशन में नहीं हो पाती है, वो अपने आप को हेरिडेट मतलब कि दिखा नहीं पाती है, तो क्या करती है वो कि थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में खुद को वो कर लेती है। बट मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है कि सेकंड जनरेशन में भी वो हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह ये फैमिली मतलब कि फैमिली वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन और सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन, ऐसे जनरेशन बाई जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये फैलते रहता है, क्योंकि ये एक फैमिली हिस्ट्री का प्रॉब्लम है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और साथ ही साथ ये जेनेटिकल प्रॉब्लम। एक्टिविटी लेवल, ठीक है, एक्टिविटी लेवल यानी कि लैक ऑफ अगर फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक आप एक जगह बैठे हैं, सोए हैं, ठीक है। ओल्डर पर्सन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या देखते हैं ओल्डर पर्सन या ऑफिस वाले लोगों में, जो ऑफिस पे बहुत ज़्यादा ऐसा वर्क, मतलब ऐसे पीपल जो अपना वर्क सिर्फ बैठ के करते हैं, ठीक है, अब बैठे बैठे अपना वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत टाइम तक बैठे हैं, या ओल्डर पर्सन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, यानी कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फिजिकल वर्क कम होता है जिनमें, ठीक है, इरेगुलर होता है, मतलब रेगुलरली वो फिजिकल वर्क नहीं कर पाता, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन होती है वो अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं करने की वजह से वो क्या होती है, डिफॉर्मिटीज होने लगती है, यानी कि वो जो बोन है वो धीरे धीरे सेड होने लगती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और स्टिफनेस देखने को मिलती है, जैसे कि वो स्टिफनेस क्या होता है, कड़कड़ की आवाज़, जैसे कि अगर आप बैठते हैं तो आपकी स्टिफनेस मतलब कि पैर में ऐठन, ठीक है, ऐठन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐठन देखने को मिलेगा, जो हिंदी में हम ऐठन बोलते हैं, तो ऐठन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अदर हेल्थ कंडीशन जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा, जैसे कि मोटापा में भी क्या होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अब फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्या आपको देखने को मिल सकता है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ये चांसेस इंक्रीज कर देता है, डेवलप कर देता है, ये मतलब कि चांसेस को इंक्रीज कर देता है कि अर्थराइटिस की कंडीशन इनमें डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। हमने इसके डिफिनेशन को देखा, टाइप्स को देखा, इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर, अब हम इसके सिम्टम्स की क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि अगर कोई अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो, ठीक है, अर्थराइटिस के पेशेंट है तो उसमें क्या क्या हमको साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि उनमें क्या क्या समस्या देखने को मिलेगी। तो ज्वाइंट में पेन, क्योंकि देखिए अर्थराइटिस यानी कि ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन है, तो जहां भी इन्फ्लामेशन है कि वहां पेन, जाहिर सी बात है पेन देखने को मिलेगा। स्टिफनेस यानी कि ऐठन टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन, जैसे कि जो रेंज ऑफ मोशन है यानी कि जो मूवमेंट है, जैसे कि आप अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं, पैर नीचे कर लेते हैं, आप चल पाते हैं, तो वो रेंज ऑफ मोशन होता है, ठीक है। जो आपकी हैंड की, आपकी जितने भी जॉइंट्स है उसकी मूवमेंट को रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, कि आप कितना अपना हाथ को उठा सकते हैं। जैसे कि एथलीट्स अपने हाथ को पूरे घुमा सकते हैं, जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने हाथ को मोशन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कर चुके हैं, अपने बोन को ऐसा डेवलप कर दिया है। लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं या जिनमें अर्थराइटिस की कंडीशन होती है, मतलब कि जो डिजीज कंडीशन में होते हैं, जो अर्थराइटिस से प्रॉब्लम होता है, उनकी रेंज ऑफ मोशन कम होती है, क्योंकि स्टिफनेस हो जाती है, अकड़न हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू डिजीज कंडीशन ऑल्सो सम इंक्लूडिंग फैक्टर, जैसे कि ओबेसिटी, डिजीज कंडीशन और फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन को कम कर देते हैं। साथ ही साथ स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन है तो वहाँ स्वेलिंग मिलेगी, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाना, वहाँ पे रेड पैचेस का फॉर्मेशन हो सकता है, वहाँ की जो एरिया है वो गर्म, आपको वार्म महसूस होगी, क्या होगा कि वहाँ पे एरिया, जो जॉइंट्स की एरिया वो वार्म होगी, गर्म होगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो वो एरिया गर्म होगी, क्योंकि वहाँ अब गर्म इसलिए होगी ना दोस्तों, क्योंकि वहाँ जो ब्लड सप्लाई है वो रीच होती है, जो ब्लड सप्लाई है वो रीच होती है। देखिए नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है कि आप अच्छी तरह से डिस्कस करें। अगर आप सिम्टम्स ही पढ़ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से कि वार्म क्यों देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है ना वो रीच हो जाती है। अगर जब ब्लड वहाँ पे रिच अमाउंट में रहेगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ जाहिर सी बात है हमारा गर्म खून होता है। आपने सुना भी होगा, बहुत डायलॉग भी देखा होगा अपने फिल्म में, या बहुत लोग बोलेंगे इसका गर्म खून है, यानी कि इसके खून में बहुत ज़्यादा गर्मी। अब गर्मी कहाँ रहती है खून के अंदर, तो जहाँ भी अगर ज़्यादा ब्लड सप्लाई हुआ तो वहाँ की एरिया क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और वो टेंडर यानी कि सूज भी जाएगा एरिया, और वो सेंसिटिव हो जाएगा। अगर आप टच करते हैं तो आपको बहुत
ज़्यादा पेन होगा। जैसे नहीं बोलते हैं आपके दादा दादी लोग या मतलब नाना नानी लोग या बूढ़े लोग में, ओल्डर पर्सन में, कि या छुओ मत, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मतलब कि अगर कोई गलती से उसके हल्के पे जहाँ पे जॉइंट्स पे इन्फ्लामेशन रहता है या अर्थराइटिस कंडीशन रहता है, अगर आप थोड़ा सा टच भी कर लेते हैं या दबाने टाइम बाय मिस्टेकली, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, या उनसे ही गलती से अगर ठोकर लग गई, हल्की सी भी ठोकर, एक बोलते हैं ना कि छोटा सा भी दर्द घाव बन जाता है, ठीक है, छोटा सा भी दर्द एक घाव बन जाता है। तो उसी तरह उनका छोटा सा एक दर्द घाव बन गया, यानी कि एक डिजीज कंडीशन को डेवलप कर दिया है कि अगर उनको थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर आप टच करते हो, पेन होता है, तो उस वहाँ बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव एरिया हो गया, क्योंकि वहाँ प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन है, लंबे समय तक इन्फ्लामेशन है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कि क्रोनिक और मोर देन 6 मंथ। अगर अर्थराइटिस कंडीशन तो जाहिर सी बात है 6 मंथ से ज़्यादा ही होगी, और अर्थराइटिस है तो वहाँ पे सेंसिटिव एरिया हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इसके कुछ टेस्ट को देखते हैं कि अर्थराइटिस में हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट का यहाँ स्पेलिंग दोस्तों गलत हो गया है, ठीक है, टाइप करने में गलत हो गया है। तो टेस्ट में सबसे पहले हम एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। एक्सरे के द्वारा हम जॉइंट्स में देखेंगे किस एरिया में इफेक्ट है, ठीक है, जॉइंट्स के किस एरिया में, मतलब कि बॉडी के किस एरिया में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है। अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, यूएसजी भी हम करवा सकते हैं, साथ ही साथ एमआरआई भी करवा सकते हैं, ठीक है, और सीटी स्कैन भी हम करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो यूएसजी होता है वो सिर्फ हमें प्रेगनेंसी के लिए या एब्डोमेन कैविटी के लिए होता है। यूएसजी हर एक चीज़ के लिए भी होता है। साउंड वेव्स के द्वारा हम हर एक चीज़ को सुन सकते हैं, ठीक है, उसका एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम यूएसजी भी करवा सकते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं। अर्थराइटिस कंडीशन में ये चारों टेस्ट कंपलसरी होता है और ये चारों टेस्ट हम करवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक टेस्ट छूट गया जो कि होता है ईएसआर, यानी कि इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। यानी कि इसमें क्या देखा जाता है कि एक ट्यूब लिया जाता है, उसमें आपके जितने भी ब्लड सैंपल्स होते हैं और उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी कि आरबीसी होते हैं, उसके सेटल डाउन यानी कि नीचे होने की रेट यानी कि दर, उसमें देखते हैं अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन हुई है तो उसकी दर बहुत स्लो रहेगी, वो सेटल डाउन बहुत धीरे धीरे होंगे। तो उसी में हम क्या देखते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो ईएसआर हम बहुत मोस्ट कॉमन है, ईएसआर हम टेस्ट करवाते ही हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन को ये इंडिकेट करता है ईएसआर। तो आइए अब हम देखते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट अर्थराइटिस के लिए, कि अगर किसी पेशेंट में अर्थराइटिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन्हें चलने में, और वो अपने डेली के वर्क नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, वो उनमें माल फंक्शन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या अर्थराइटिस में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर्जिकली। तो अर्थोप्लास्टी यानी कि ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट, अर्थोप्लास्टी। दोस्तों याद रखिएगा, अर्थोप्लास्टी, अर्थो का मतलब कि ज्वाइंट और प्लास्टी का मतलब कि वहाँ का जो रिपेयर करके, मतलब कि वहाँ के वो रिप्लेस कर देना, वहाँ की रिपेयर नहीं करना, वहाँ का एरिया को रिप्लेस कर देना, यानी प्लास्टी वहाँ के एरिया को रिप्लेस कर देना, जिसमें एक सर्जन क्या करता है कि जो डैमेज एरिया होते हैं, जो नेचुरल हमारे जॉइंट्स होते हैं, उसको रिप्लेस कर देता है, और किस चीज़ में, एक आर्टिफिशियल जॉइंट वहाँ लगा देता है। आर्टिफिशियल जॉइंट किसी चीज़ का भी होता है, मेटल का भी हो सकता है या किसी सॉफ्ट कुशन का भी हो सकता है। वो क्या करता है कि वहाँ पे रिप्लेस कर देता है, किसकी जगह, हमारे नेचुरल जॉइंट्स के जगह, यानी कि नेचुरल जॉइंट्स को रिप्लेस करके हम एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं। उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, उसमें क्या होता है कि अर्थोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि वो जॉइंट्स के एरिया को वहाँ से रिमूव करके, रिप्लेस करके क्या कर देना, एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देना। तो दोस्तों हमने आज अर्थराइटिस में बहुत सारी चीज़ डिस्कशन की। सबसे पहले हमने इसके डिफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने इसके टाइप्स को देखा, टाइप्स में बहुत सारे इसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छी तरह से डीप में देखा, और साथ ही साथ इसके टाइप्स के जितने भी टाइप्स है, जैसे कि गाउट्स हो गया और इसकी कुछ और टाइप्स है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इस पर एक ब्रीफ, एक अच्छे से एक सेपरेट वीडियो आएगी जो कि हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पे आएगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है, ठीक है। आप वेट कीजिए, जुवेनाइल अर्थराइटिस जितने भी अर्थराइटिस है इस पे स्पेसिफिक वीडियो आएगी, ठीक है, इसके टाइप्स पे स्पेसिफिक वीडियो आएगी, जिसमें आपको बस वेट करना है हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पर, और सब्सक्राइब करके रखना है, और अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग में इसको शेयर करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और क्या होता है कि कॉजेज को भी हमने डिस्कस किया, हमने रिस्क फैक्टर को भी देखा, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स को भी देखा, इसके टेस्ट भी देखा, अर्थराइटिस में हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, और हमने साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट को भी देखा, और हम मेडिकल मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। बट बहुत ऐसे केस में हम लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन, मतलब कि एक अलग अलग वाइड ऑफ रेंज का, मतलब कि बहुत सारे रेंज का हम लोग वाइडल रेंज का मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। बट अगर मैं नाम बोलूँ तो इम्यून सप्रेसर, ठीक है, इम्यून को सप्रेस करने वाली हम ड्रग्स दे सकते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट आप पूछो मुझसे तो इम्यून को सप्रेस करने वाली या एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स चला सकते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इम्यून सप्रेसर चला सकते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटी पैरेक्सिया यानी कि फीवर को कम करने के लिए ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम अर्थराइटिस के केस में चला सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। क्या
क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में हम ऐसे ऐसे मेडिसिन को चला सकते हैं। बट आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि एक वाइडल रेंज में हम ऐसे मेडिसिन चलाते हैं आर्थराइटिस की कंडीशन में, इसीलिए मैंने डाइक्लोफिनाक भी चला सकते हैं दर्द के लिए, ठीक है। दर्द को एनाल्जेसिक यानी कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या है कि एक एग्जाम्पल है डाइक्लोफिनाक दर्द का, एनाल्जेसिक का, जिसको हम चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत वाइडल रेंज के मेडिसिन हम चलाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया सबके नाम, क्योंकि नर्सिंग सॉल्यूशन का एम है कि आप जितना पढ़ें आप सटीक पढ़ें, आप एक्यूरेट पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में उससे दिक्कत ना हो, मतलब कि ये ना हो कि हमने पढ़ा था और ऐसा ये तो बुक में लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी रेंज की ऐसे दवा चलती है, इसलिए मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अगर आप ज़रूर बोलेंगे, आपकी डिमांड रहेगी, तो हम फार्माकोलॉजी को भी अपने मतलब कि इस चैनल पे फार्माकोलॉजी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ब्रीफ नॉलेज करेंगे, हर एक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, उस पर हर एक ड्रग्स पे स्पेसिफिक वीडियो आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और मैं इसी वीडियो में एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, कि अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो नर्सिंग सॉल्यूशन जरूर फार्माकोलॉजी की भी क्लासेस मतलब कि क्लास अपलोड करूँगा। मैं हर एक ड्रग्स को डिटेल में पढ़ाऊँगा, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉक और बहुत सारे ऐसे मतलब कि एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म इफेक्शन, सब एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सब चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। उसको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन पे ही रहना है, ठीक है। और आपको बस सब्सक्राइब करना है, आप जहाँ मन करता है आप वहाँ पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ नर्सिंग सॉल्यूशन को ही चूज़ करो, आप इसी को पढ़ो, आप इसी से देखो, ठीक है। अपनी तैयारी करो, अपने GNM की, BSc नर्सिंग की आप करो, ठीक है। आप सब जगह से पढ़ो, बट अगर नर्सिंग सॉल्यूशन पे कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आता है, तो बस कुछ नहीं, आपको उसको सपोर्ट करना है, आपको प्यार करना है, बाकी आप जहाँ से पढ़ते हो आप पढ़ो, ठीक है। लेकिन नॉलेज हर जगह से लेना चाहिए दोस्तों। अगर मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा सुनोगे तो मैं यही बोलूँगा, नॉलेज हर जगह से लेनी चाहिए, हर एक फील्ड से लेनी चाहिए। कि अगर आपको जहाँ जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, अगर नॉलेज मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को कंज्यूम करो, क्योंकि नॉलेज कभी खराब नहीं जाता, ठीक है। नॉलेज किसी के लिए खराबी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो हमारा जो नॉलेज रहता है, यानी कि जो हमारी जो जितने भी लेक्चर रहते हैं, वो एक PDF फॉर्म में रहती है, ठीक है। PDF फॉर्म में रहती है, जिसको आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, नोट्स फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को डायरेक्ट अपने बुक में, अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो कि सारा ये नोट्स हमें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर अच्छा हमारे यूट्यूब का परफॉर्मेंस रहा, तो हमारी एक चैनल ही बनेगी टेलीग्राम पे, जिसपे हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो बस ये कुछ नहीं करना है, बस आप ही की सपोर्ट से है। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।